नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। बहुत जल्द हमारे देश में एक नया रुपया आने वाला है। नहीं समझे? हम बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसी की, जिसकी औपचारिक घोषणा वित्त मंत्री ने बजट में की है। लोगों में इस नई करेंसी को लेकर उत्साह है, लेकिन इसके साथ ही कई सारे सवाल हैं जो इस डिजिटल रुपए से जुड़े हैं। लेकिन फिलहाल एक और मुद्दा ये है जिसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है। निगरानी यानी मॉनिटरिंग कैसे इंश्योर की जाएगी? कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी भारत की डिजिटल करेंसी में, और क्यों आखिर दुविधा में है आरबीआई? जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। बीते 2 साल में दुनिया तेजी से बदली है, या यूं कहें कि तेजी से डिजिटलाइज हुई है। फिर चाहे शॉपिंग करना हो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना हो, Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves. टेक्नोलॉजी पर आना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन वित्त मंत्री ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की घोषणा करते हुए ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। यानी डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही ब्लॉकचेन डिजिटल करेंसी के मामले में सबसे अच्छी और सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानी जा रही है, लेकिन भारत जैसे देश की आबादी को देखते हुए इसे अपनाने के बारे में संदेह है। और इसकी वजह है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होने वाली ऊर्जा की खपत। कहा तो ये भी जा रहा है कि आरबीआई खुद बैंकों के साथ डीलिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, लेकिन बैंक कस्टमर्स के साथ किसी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। भले ही टेक्नोलॉजी और अन्य मुद्दों पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन हाल के सालों में जिस तेजी से कुशलता के साथ भारत में डिजिटल पेमेंट को अपनाया गया है, उसे देखते हुए डिजिटल करेंसी के लिए भारत को पूरी तरह से तैयार माना जा रहा है। यही वजह है कि भारत की डिजिटल करेंसी पर दुनिया भर की निगाहें हैं। ईटी नाउ स्वदेश। तो चलिए, यहाँ पर बड़े सवाल तो यही है कि कैसी होगी ये आने वाली डिजिटल करेंसी और क्यों पड़ रही है हमें इसकी ज़रूरत? क्या फ़ायदे होंगे और इससे आम आदमी को और अर्थव्यवस्था को कितना सुरक्षित ये नई करेंसी रख पाएगी? तमाम सवालों के जवाब हमारे पैनलिस्टों के पास होंगे, तो चलिए एक एक करके आपको मिलाते हैं हमारे पैनलिस्टों से भी। हमारे साथ क्रेडिट बी के सीईओ मधुसूदन एकांबरम है, और साथ ही हमारे साथ हैं D511 के सीईओ रितम गुप्ता। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। रितम, आपके पास आऊँगी मैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों को ये समझाना कि आखिर डिजिटल करेंसी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। हम पढ़ रहे हैं कि अलग अलग देशों में, तमाम देशों में इनफैक्ट इसको लेकर मंथन हो रहा है, और बहुत सारे देशों ने पायलट प्रोजेक्ट भी इसको लेकर शुरू कर दिया है। लेकिन डिजिटल करेंसी के आ जाने से हम किस ओर बढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत आखिर क्यों महसूस हुई है, इसके बारे में हमें एक बैकग्राउंडर दें सबसे पहले। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं बोलूँगा कि इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि डिजिटल करेंसीज हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। कोई भी दुनिया की सुपर पावर बनने का अगर कोई भी देश एम करता है, तो उसको सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना होता है, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो अभी हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, मैं ये बोलूँगा, जिनको शायद काफ़ी लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक अच्छी करेंसी मैनेजमेंट या फिर एक अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट लाने के लिए हमें
डिजिटल करेंसी को अपनाना ही पड़ेगा, जैसे बाकी देश भी कर रहे हैं, और हमसे आगे कई देश जो है और हमसे पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं इसको। तो डिजिटल करेंसी का आना वहाँ पे ज़रूरी है। अब इम्पॉर्टेंट एज अ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट आई विल से कि ये देखना है कि हम ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं कि नहीं करते उसके लिए। सवाल पूछना है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट रिदम ये कह रही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर भारत बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे देश भी इस पर आधारित करेंसी नहीं लाना चाहते हैं। आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो मैं चाहती हूँ कि आसान भाषा में सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है और कैसे इसका पावर कंजम्पशन, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस पर हमारी करेंसी बेस्ड नहीं होगी और अलग अलग टेक्नोलॉजीज का मिश्रण होगा जिस पर हमारी करेंसी बेस्ड होगी, क्या अटकलें आ सकती हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में? जी, इसको सबसे सिंपल वर्ड्स में समझे तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि डिजिटल करेंसी जो है वो एक सुपर सेट है, और ब्लॉकचेन या फिर जो क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है वो एक सबसेट है। किसी भी करेंसी को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड करते हैं, अगर मुझे किसी को आज 100 रुपये देने हैं, तो अगर मैं उसको एक कैश नोट की बजाय अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड करूं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दूं, तो वो डिजिटल करेंसी कहती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक सबसेट है उसके अंदर, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर एक इनक्रिप्शन मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। तो आपका सवाल कि ब्लॉकचेन से क्या दिक्कतें आ सकती है या यूज हो सकता है या नहीं, तो मेरे नज़रिए में तो मुझे अभी भी यही लगता है कि ब्लॉकचेन का एडॉप्शन अगर भारत सरकार देखना चाहती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमें एक अच्छा स्टेप होगा और एक शायद ऑप्शन लाना है, तो वो हमें डिजिटल करेंसी से ही शुरू करना पड़ेगा। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि एक ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन के लिए सबसे पहला जो हमें एक ओपन डोर दिखाई देता है वो क्रिप्टो करेंसी दिखाई देता है, या फिर एक करेंसी मीडियम है जिससे बहुत जल्दी एडॉप्शन आ सकती है। अगर आप पूरे देश में एक डिजिटल करेंसी लाते हैं पावर्ड बाय ब्लॉकचेन, तो शायद लोग ब्लॉकचेन को भी समझेंगे उसके माध्यम से। बट अगर आप इसको विदाउट ब्लॉकचेन रखते हैं, तो शायद लोगों को ब्लॉकचेन समझने में भी उतना इश्यू लगे और उतना टाइम लगे। जो ब्लॉकचेन को समझे, अगर हमारी करेंसी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर नहीं भी आती है, तब भी क्यों जरूरी है कि हम ब्लॉकचेन को समझें? ब्लॉकचेन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ी एसेट क्लास है, जिसको मैं बोल सकता हूँ। अभी एसेट क्लास डिक्लेयर नहीं है, बट देन इट नीड्स टू बी एन एसेट क्लास जो वो बनेगी, क्योंकि उसका ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी का पे रेगुलेशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी देश एक मल्टीपल मीडियम्स ऑफ करेंसीज पे डिपेंड नहीं कर सकता। आज अगर आप एक डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, तो आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप दोनों को कंबाइन करें। तो अगर हम डिजिटल करेंसी को ब्लॉकचेन पावर्ड कहते हैं या उसको ब्लॉकचेन से पावर करवाते हैं, तो फ्यूचर में ये ऐसा होगा कि आप दो एंड्स को मीट करा रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी। सरकार की मंशा यही है कि इनको एक नहीं रखा जाए। मधुसूदन जी, शायद आप विस्तार से इस पर बात कर सके, क्योंकि एक डिफरेंशिएशन सरकार को क्रिएट करना है ना, जिस एक अलग अलग पहचान देनी है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी। क्योंकि डिजिटल करेंसी आपकी देश की करेंसी होगी, ये वही रुपया है जो पेपर की तरह आप इस्तेमाल करते हैं, जो पेपर के स्वरूप में आप इस्तेमाल करते हैं, उसी को आप डिजिटली इस्तेमाल करेंगे। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह नहीं है कि हम इसको ब्लॉकचेन पर ना आधारित करें? देखिए, टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल रहता है। तो पहली बात मैं ये बोलूंगा कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसीज में अपना जो CBDC यानी सेंट्रल बैंक बैक्ड करेंसी है, डिजिटल करेंसी जो हम लोगों ने लॉन्च कर रहा है, मतलब इंडिया लॉन्च कर रहा है, वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से बहुत अलग है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, जो भी जैसे बिटकॉइन है या एथेरियम है, जो भी है, उनका कोई इश्यूअर नहीं रहता है, कोई बैंक उसका लायबिलिटी नहीं लेता है कि इसका वैलिडिटी रहेगा। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम कर रहा है। अभी अपना जो डिजिटल करेंसी जो गवर्नमेंट या RBI लॉन्च कर रहा है, वो एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब जो अपना जो करेंसी नोट्स है उसका इक्विवेलेंट वैल्यू और अंडरलाइंग एसेट जो है वो दैट इज गारंटीड बाय द RBI। तो RBI से एक लीगल टेंडर जैसे एक करेंसी इशू हो रहा है। नाउ रही बात कि डिजिटल करेंसी का यूसेस क्या है, राइट? तो अभी पहले आपने पूछा, इसके बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, क्या होता है कि करेंसी मैनेजमेंट जो है अभी इंडिया में, जो नोट्स के जरिया होता है, यहाँ पे कैश इकोनॉमी बहुत बड़ा है।
तो ये एक बहुत ही कॉस्टली और टीडियस प्रोसेस है। क्यों कॉस्टली क्यों है? नोट्स को प्रिंट करना पड़ता है, उसको सिक्योर्ड वे में उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसको बैंक को देना है और बैंक फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ये जो प्रोसेस है पूरा एकदम सिक्योरिटी के साथ ये प्रोसेस करते हैं लोगों तक ये कैश को डिलीवर करने में। तो ये एक बहुत बड़ी टीडियस प्रोसेस है। कैश रिच इकोनॉमी, मतलब अपना इकोनॉमी में, अपना इंडिया में बहुत लोग कैश से ही डील करते हैं। सेकेंड चीज क्या होता है, देखिए कैश को प्रिंट करना रहता है। जब कैश प्रिंट करते हैं, क्यों करते हैं कैश को प्रिंट? क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड मतलब अभी कैश का अगर जरूरत और है इंडिया में तो कैश को प्रिंट करते हैं। जब भी वो कैश प्रिंट हो जाता है वो मतलब अपना रुपी का वैल्यू डिटरमिन करता है, इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करता है, या अपना इन्फ्लेशन रेट डिटरमिन करता है। अब इसका सही डिमांड आ रहा है कि नहीं मार्केट में, एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कैश को यूज सब लोग नहीं कर रहे हैं। काफी सारा कैश अभी छुपे भी जाते हैं, मतलब ब्लैक मनी जो हम लोग बोलते हैं, उसमें अगर कैश दब गया उसकी वजह से आर्टिफिशियल डिमांड भी कैश का आ जाता है। तो एक करेंसी मैनेजमेंट एक ऑप्टिमाइज्ड वे में चाहिए था सिस्टम को, तो उसके तरफ एक पहला स्टेप है एक डिजिटल करेंसी को लेके आने के लिए। ठीक है, तो ये पहले ही दिन मतलब ये क्या पूरा रेवोल्यूशन हो जाएगा? मेरे को नहीं लगता है। कैश और डिजिटल करेंसी दोनों को एग्जिस्ट करेंगे काफी समय तक, और धीरे धीरे वो थोड़ा परसेंटेज बेसिस पे वो डिजिटल करेंसीज पे हम लोग इंडिया में मूव हो जाएंगे। तो ये सवाल भी समझना है, आप जो समझाइश दे रहे हैं मधुसूदन जी, अब उसके तहत देखा जाए तो अभी भी हम यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम तरह के पेमेंट गेटवेज हैं कि हमारी जो पेमेंट हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, डिजिटल करेंसी के जरिए भले नहीं हो रही है लेकिन ऑनलाइन हो रही है, जो कि सीमलेस है। उसके बावजूद भी एक करेंसी का आ जाना कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा हमारी लाइफ में? हाँ देखिए, जब भी अब यूपीआई या एनईएफटी या आरटीजीएस से हम लोग जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें क्या होता है कि बैंक्स को सेटलमेंट करना पड़ता है। मतलब हर एक बैंक जो है उनको द नेक्स्ट डे जो भी और एक अगला दिन में पूरा उसको सिस्टम में एक सेटलमेंट करना पड़ता है अगले बैंक को। यानी कि अगर मेरा अकाउंट है एसबीआई में और आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, अगर मैंने यहाँ पे एनईएफटी में ट्रांसफर कर दिया तो उसका ट्रांजैक्शन तो दिख जाएगा, मतलब हमें और आपको ट्रांजैक्शन दिख जाएगा, बट बैंकों के बीच में एक बहुत बड़ा सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि डिजिटल करेंसी जो रहते हैं या जो भी क्रिप्टो करेंसी जो भी रहते हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में रहते हैं जहां पे बैंक्स का जरूरत नहीं रहता है मेरा पैसा आप तक पहुंचाने में। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक इंटरमीडिएरीज जो रहते हैं, बैंकिंग सिस्टम जो इंटरमीडिएरी रहते हैं वो हट जाता है, और तो ये काफी प्रोसेस जो है वो सीमलेस और फास्ट हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। क्योंकि जब भी एक हम लोग पेमेंट करते हैं अपना पेमेंट गेटवेज में या कहीं पे भी हम लोग करते हैं तो उसका सेटलमेंट भी होना चाहिए। तो उस सेटलमेंट्स में उनका काफी कॉस्ट लगता है, उसके लिए वो कॉस्ट कंज्यूमर पे या मर्चेंट के ऊपर लगाया जाता है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, इसका पूरा टेक्नोलॉजी का बेसिस ये है कि इंटरमीडिएट्स जो भी है उनको हटाए और पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो जाए विदाउट एनी अंडरलाइंग कॉस्ट। तो काफी ऑप्टिमाइज भी हो जाता है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए 3-4 चीजें हो गई। एक तो गवर्नमेंट को काफी हेल्प हो गया क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा करेंसी के ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल आ जाता है। इसमें ऐसा भी होता है कि हर एक करेंसी आज जो प्रिंट होगा, डिजिटल करेंसी आज जो इशू होगा, वो 50 साल बाद वो डिजिटल करेंसी कहाँ से कहाँ तक किसके हाथ से गया, कहाँ पे ट्रैवल किया, इस सारा चीजें वो उसमें पता लग जाता है। सोर्स ऑफ फंड क्या है, कहाँ से पैसा आया, अभी कहाँ पे। अभी जो हम लोग नोट प्रिंट करते हैं वो नोट आज का डेट पे किस सिटी में किसके पास कहाँ पे पड़ा हुआ है इसको ट्रैक करना होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक ट्रैकेबल सिस्टम हो जाता है, गवर्नमेंट को बहुत सारा कंट्रोल मिलता है। सेकेंड चीज, कंज्यूमर को जहां मतलब ग्राहकों को इसका इशू ये रहता है कि काफी सारा सीमलेस हो जाता है प्रोसेस फॉर ट्रांजैक्शंस करने में, जहां पे सेटलमेंट कॉस्ट और ये जो कॉस्ट रहता है वो भी कम होने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो रही बात ये टेक्नोलॉजी का, देखिए टेक्नोलॉजी में कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, वो सारे टेक्नोलॉजीज न्यूट्रल रहते हैं। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है कि एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है जहां पे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज ऑलरेडी इसके ऊपर डेवलप किया गया है और काफी अच्छे चल रहे हैं ना। इसका 2-3 इश्यूज है। इश्यूज क्या है कि पावर कंजम्पशन में ज्यादा इशू नहीं रहता है, क्योंकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में क्या होता है कि एक माइनिंग होता है। हाँ। मतलब हर एक क्रिप्टो करेंसी को माइन करना पड़ता है, माइनिंग के वजह से पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है। यहाँ पे जो अपना डिजिटल करेंसी जो इंडिया में लॉन्च हो रहा है वो एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट, मतलब आरबीआई इशू करता है। इसको कोई माइनिंग करने का कोई जरूरत नहीं रहता है, तो इतना पावर कंजम्पशन
इसमें होगा नहीं। Okay. बट हाँ, इसका इशू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक इशू है कि अभी तक ट्रांजैक्शंस जो पर सेकंड जो बोलते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, वो काफी चंद लिमिटेड रहते हैं। मतलब अब बिटकॉइन का अगर ट्रांजैक्शंस पर सेकंड देखेंगे, वो कुछ 5 या 6 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड होता है। Okay. अगर हम लोग वीजा नेट, मतलब वीजा का जो नेटवर्क है, जो कार्ड है, बिगेस्ट कार्ड इश्यूअर है ग्लोबली, एक बिगेस्ट कार्ड इश्यूअर है, उसका टेक्नोलॉजी के ऊपर 2000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस पर सेकंड हो जाता है, ऑलरेडी टेस्टेड है, और उसका कैपेबिलिटी और भी ज्यादा है। ये टेस्टेड 2000 पर सेकंड अभी हो जाता है उनका। तो इंडिया जैसे देश में क्या होगा कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा रहेंगे जब भी पिकअप हो जाएगा। जैसे अभी यूपीआई जो स्केल पे गया है, अगर उस स्केल पे अगर हम लोग डिजिटल करेंसी को अगर ट्रांजैक्ट करने चले जाते हैं, तो क्योंकि इसके रोल आउट को लेके बहुत सारे सवाल है। रिदम, शायद आप हमें इस पर समझाइश दे सके, या जिस भी तरह का खाका आपको लगता है कि आरबीआई लेकर आ सकती है या लेकर आना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना कि इसको आरबीआई किस तरह से फॉर्मल टेंडर के रूप पर सीबीडीसी को इंट्रोड्यूस करेगी। बहुत सारे लोग सजेशन ये भी दे रहे हैं कि सेंट्रल बैंक चाहे तो ये डायरेक्टली पब्लिक को इशू कर दे, या होलसेल फॉर्मेट में इंटर बैंक सेटलमेंट्स के तौर पर जो भी इसको इशू करने के बारे में सोचा जा सकता है। सही तरीका कौन सा होगा? सही तरीका जी, जैसे अभी मधुसूदन जी ने बोला कि आप पहले दिन ही रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, इसकी एडॉप्शन डिपेंड करती है धीरे धीरे आने की। कोई भी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर हम यूज भी करना चाह रहे हैं, या फिर इसको आप डायरेक्टली इंटर बैंक सेटलमेंट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इंटर बैंक सेटलमेंट से स्टार्ट किया जाए, जिसमें रिटेल यूजर्स को ज़्यादा समझने की या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, उनके लिए एक एक्सपीरियंस अच्छा हो और एडॉप्शन बढ़ाई जाए, एंड धीरे धीरे जाके इसको दोबारा रिटेल यूज़र तक इसको एक्सपैंड किया जाए। तो मेरे ओपिनियन में स्टेप बाय स्टेप इज़ ए बेटर अप्रोच, कि जिसमें आप रिटेल यूज़र के ऊपर इतनी सारी चीज़ें ना डालिए कि उनको समझ ही ना आए कुछ। तो एडॉप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ और अभी भी यही बोलूँगा कि स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो एक इंटर बैंक ट्रांसफ़र चाहे आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से एनेबल करवा सकते हैं, एंड देन रिटेल यूजर्स के लिए सेंट्रली कंट्रोल्ड डिजिटल करेंसी ला सकते हैं। धीरे धीरे आपको ब्लॉकचेन से 100% डिसेंट्रलाइजेशन फर्स्ट डे पे नहीं चाहिए, आपको ब्लॉकचेन से सम सॉर्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और बाकी एक सेंट्रलाइजेशन का मिक्सचर बना के एक हाइब्रिड अप्रोच से जाना चाहिए। जो बाकी देशों में चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट, और जिस तरह की टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पायलट प्रोजेक्ट में, उसके बारे में कोई जानकारी आपके पास है? स्पेशली चीन किस तरह से पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है, उनकी क्या प्रेफरेंस है टेक्नोलॉजी वाइज, और रोल आउट का अडॉप्शन किस तरह से किया जा रहा है करेंसी में? रितम, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक रितम के साथ शायद हमारा कनेक्शन यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। मधुसूदन जी, अगर आपको मेरा सवाल सुनाई दिया है तो आप जवाब दे सकते हैं। हाँ, देखिए, पहली बात, और एक सवाल का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज क्या है कि यहाँ पे ये किसको, मतलब आरबीआई ये सिर्फ बैंक्स के से शुरू करेंगे या रिटेल इन्वेस्टर, मतलब रिटेल जो कस्टमर है उनको भी देंगे? तो मतलब एक कदर हुआ कि ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होना चाहिए, वो एक्चुअली सही है। बट इसके साथ में ये भी होगा कि एक आरबीआई जो है वो फ्रेमवर्क बनाती है, वो एक पूरा फ्रेमवर्क बना के देते हैं। जैसे यूपीआई का हो या ई रूपी उन्होंने लॉन्च किया, उसका एक फ्रेमवर्क बनता है। उसके बाद उसके ऊपर सारे एक इकोसिस्टम बनता है। मतलब बैंक्स होते हैं, फिनटेक्स होते हैं, पीपीआई, अभी जो हम लोग वैलेट जो इशू करते हैं, वैलेट इशूअर्स जो रहते हैं, जैसे पेटीएम वैलेट हो या कोई भी वैलेट है, तो वो पीपीआई लाइसेंस होल्डर्स रहते हैं। ये सारे आरबीआई का एक आर्म है, इंटरमीडियरीज आर्म है ये। तो ये आर्म्स को वो एक गाइडलाइंस देते हैं कि ऐसे इसका यूसेज के ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं। अभी फिनटेक्स जो है काफी रेवोल्यूशंस लेके आते हैं। यूपीआई का भी रेवोल्यूशन एक फिनटेक से ही आया है। मतलब जो भी अपना पेमेंट्स है, गूगल पे या फोन पे है, उन्हीं लोगों ने इसको इतना पॉपुलराइज करके इतना एंड कस्टमर तक उसको पहुंचाया है। वैसे ही एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे वो गाइडलाइंस के ऊपर इसको पॉपुलराइज करके यूसेज पे लेके आ सकता है, और वो बड़ी मात्रा में भी बढ़ सकता है। वो टाइम ही बताएगा कि कैसे इसका रेवोल्यूशन हम लोग लेके आ सकते हैं, बट एक इकोसिस्टम बनेगा जो इसको पॉपुलराइज करेगा। ये है पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या बोला, आपने ये पूछा कि बाकी सारा देशों में क्या हो रहा है। हाँ, चीन में एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने सेंट्रलाइज्ड, उनका ही ब्लॉकचेन नहीं यूज कर रहे, उनका एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम यूज करके एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। हालांकि क्या होता है कि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड
टेक्नोलॉजी है जहाँ पे काफी सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने इसको इनकार करके उन्होंने खुद का एक सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप किया है, उसके थ्रू वो इश्यू करने का बातचीत हो रहा है। और स्वीडन में एक्चुअली इसका काफी सारा प्रोग्रेस हुआ है डिजिटल करेंसी का। वहां पे एक कैशलेस इकोनॉमी में वो लोग काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उनका भी वहां पे भी उन्होंने एक सेंट्रलाइज सिस्टम खुद का ही यूज किया है। तो इसमें देखिए टेक्नोलॉजी एक न्यूट्रल रहता है, यूज केस के ऊपर डिपेंड होता है कि ये किस मात्रा में इसको यूज करेंगे। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को देना है तो हमें थोड़ा ट्रांजैक्शंस पे और स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा और सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। विद इन द बैंक्स इंटरमीडिएरीज में यूज हो रहे हैं, तो इसके लिए एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी काफी है, क्योंकि इतना सारा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इतना ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, और वो ऑलरेडी एक प्रूवन टेक्नोलॉजी भी है। तो जैसे इसका गाइडलाइंस आएगा और उसका यूज केस जो आरबीआई डिफाइन करेगा, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी को चॉइस या चूज कर सकते हैं। उसके लिए उनका एक सैंडबॉक्स अप्रोच रहता है, जहाँ पे वो सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज को इनवाइट करते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगा और वो टेक्नोलॉजी को हम लोग डेवलप करके देखने का मौका मिलेगा। चलिए रितम, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा हम सिक्योरिटी और सेफ्टी के एंगल को भी टच करते हैं, क्योंकि देखिए बात हो रही है डिजिटल करेंसी की, जो कि आपके पैसे जैसा ही है। क्रिप्टो में कितनी सेफ्टी आपको दी जाती है? अगर हम धोखाधड़ी की बात करें, आपके पैसे गायब हो जाने की बात करें, क्या यही सब खतरे हमें डिजिटल करेंसी में भी दिखाई देंगे? जी, डिपेंड करता है कि हम डिजिटल करेंसी को ऑपरेट कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने मधुसूदन जी ने बोला कि चाइना में जो डिजिटल करेंसी है वह ब्लॉकचेन का यूज़ नहीं हो रहा। ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी या फिर एक एक्चुअल कैश इकोनॉमी जो किसी कंट्री की होती है, उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। ब्लॉकचेन आपको अलाउ करती है एनोनिमिटी ऑफ यूजर्स, जहाँ पे आप एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बट आप अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। आप एग्जिस्ट तो करेंगे, पता चलेगा कि ये अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है, बट आप कौन है वो नहीं होता। तो ये सब चीज़ें अगर हम लीगल टेंडर में लेके आते हैं या फिर हम डिजिटल करेंसी में लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली बड़े सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो डिजिटल करेंसी ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें ब्लॉकचेन की सारी प्रॉपर्टीज उठा के यूज़ करेंगे। अगर हम ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ अगर डिस्ट्रीब्यूटेडनेस यूज़ कर रहे हैं तो हम कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं। हम ये एनोनिमिटी वाला प्रिंसिपल जो ब्लॉकचेन आपको प्रोवाइड करता है, जिसको हम सूडो एनोनिमिटी बोलते हैं ब्लॉकचेन में, ये नहीं यूज़ कर सकते, या फिर इसमें कुछ हद तक सेंट्रलाइजेशन डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ों पे बात करें तो ब्लॉकचेन आपको सिक्योरिटी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रोवाइड करता है कि आपके अकाउंट्स हैक नहीं हो सकते। डिजिटल करेंसी में आपके पास एक सिंगल लेजर है कि आप हर चीज़ वही लिख रहे हैं, हर चीज़ सेंट्रली आप कंट्रोल कर रहे हैं। बट ब्लॉकचेन करेंसी में या फिर एक ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी में मैं बोलूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड और जो भी डेटा आपने कहीं लिख दिया है वो मिटाया नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। एंड आपके अकाउंट्स के फंड आपकी बिना परमिशन नहीं निकाले जा सकते, जहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। अगर मैं टेक्निकलिटीज में ना जाऊँ और मैं एक ब्रॉड वे में बोलूँ कि आप अगर अपनी प्राइवेट की नहीं डालते तब तक आपके फंड्स मूव नहीं किए जा सकते। तो सबसे बड़ा खतरा जो ब्लॉकचेन में एक सिक्योरिटी का जो बोला जाता है वो होती है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि लोगों को पता नहीं है कि उसे ऑपरेट कैसे किया जाए। तो बड़े सारे लोग फ्रॉड्स में फंस जाते हैं, अपनी प्राइवेट की कहीं भी डाल देते हैं और उनके फंड्स मूव हो जाते हैं और देन ब्लॉकचेन बदनाम होती है। बट फंडामेंटली ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के सारे लूपहोल्स प्रोवाइड करती है आपको। अब डिपेंड करता है अगेन कि डिजिटल करेंसी जो हम सोच रहे हैं बनाने की वो किससे बैक्ड होगी। वो ब्लॉकचेन से बैक्ड होगी तो कौन सी प्रॉपर्टीज यूटिलाइज करी जाएगी, वो फुली डिसेंट्रलाइज्ड होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, या फिर वो सेंट्रली मेंटेन्ड, ऐसा तो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो सेंट्रली रेगुलेटेड होगी, बट किस हद तक रेगुलेटेड है, क्या है, वो हमको देखना होगा। स्वरूप यहाँ पर किस तरह से जारी किया जाएगा डिजिटल करेंसी का, वो हमें देखना होगा। लेकिन जहाँ तक इसको अपनाने की बात है, मेरे ख्याल से हमारा देश जो है इस राह पर आगे बढ़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।